तो शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वार, शीत युद्ध का उदय कैसे हुआ। कुछ जानकारी थोड़ी बहुत हम लोगों ने सामान्य जानकारी पहली बार पढ़ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के विकास को 4 कहा जा सकता है। और पहला जो फेज है वो 1917 से शुरू होता है और 1945 तक, यानी फर्स्ट जो कोल्ड वार, फर्स्ट वार जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये प्रारंभ होता है और सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्ति तक ये मतलब युग चलता है। इसको कह सकते हैं ये फॉर्मेटिव स्टेज या इवोल्यूशनरी स्टेज, ये विकास कालीन जो प्रारंभ में विकास होता है, प्रारंभिक विकास का चरण है। और सेकेंड फेज जो है वो 1953 शुरू होता है 1958 तक, बल्कि इसको 1945 से अपन लोग कर रहे हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये सेकेंड फेज है। सेकेंड फेज जो है ये आप कह सकते हैं कि इट इज द क्लाइमेक्स, ये क्लाइमेक्स है शीत युद्ध का। और तीसरा फेज जो था 1959 से 1962 तक, ये एक तरह से कह सकते हैं कि दिस फेज वाज एन इवोल्यूशन, या आप कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ देतांत। दूसरे शब्दों में हम बता देते हैं आपको कि जो तीसरा फेज था ये कोल्ड वार के शिथिलीकरण यानी पड़ने का फेज था, और यहाँ से तनाव शैथिल्य की स्थिति शुरू होती है। दोनों जो महाशक्तियां थीं उन महाशक्तियों के बीच कुछ ऐसे संबंध स्थापित होते हैं जिन संबंधों का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय जगत में पड़ता है, और फिर धीरे धीरे शीत युद्ध में शिथिलता आना प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो है शिथिलीकरण का युग था। कुछ संधियां हुई, कुछ जो है डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण के संबंध में कुछ बातें वहां पर आई, तो इसलिए इसको हम कहते हैं शिथिलीकरण का युग कहते हैं। और थोड़ा सा ये इसमें जो इसको हम सुधार लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 52 तक, 1952, क्योंकि ये बीच का जो गैप है आपकी समझ में ना आ रहा होगा कि ये कैसे गड़बड़ हो रहा है। तो ये फर्स्ट फेज इवोल्यूशन का फेज है, दूसरा फेज क्लाइमेक्स का फेज है, क्लाइमेक्स माने चरमोत्कर्ष का फेज है। इस समय शीत युद्ध अपने चरम पर था। तीसरा फेज शीत युद्ध के शिथिलीकरण का फेज है, और चौथा फेज एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मिक्स फेज है। तनाव की स्थिति बनी, लेकिन तनाव की स्थिति के साथ तनाव सुधार की गुंजाइश भी बनी रही, और जो दोनों महाशक्तियां थीं या उनके साथ जुड़े हुए जो गुट थे, उन गुटों के बीच में कुछ न कुछ समझौते, कुछ न कुछ संधियां ऐसी होती रहीं जिस राजनीति का जो माहौल था उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार आता रहा। तो ये 3 फेज हैं, 4 फेज। इन 4 फेजों में हमें शीत युद्ध को पढ़ना है, शीत युद्ध के विकास को पढ़ना है। तो हम पहले फेज की बात करते हैं। पहला चरण इवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वार का प्रथम चरण 1917 से लेके और 1952 तक का जो समय था उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है, उसके बारे में बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि सोवियत जो रिवॉल्यूशन हुआ, जो बोल्शेविक क्रांति हुई, वहां से हम मानते हैं, या पश्चिम के जो देश हैं वो ये मानते हैं कि शीत युद्ध के प्रारंभ का जिम्मेदार सोवियत संघ है। और ये प्रारंभ 1917 में जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होती है, कम्युनिस्ट क्रांति होती है, उस क्रांति से प्रारंभ होता है, क्योंकि वहीं से ये 2 विचारधाराओं का सूत्रपात होता है। पूंजीवादी विचारधारा तो पहले से थी ही, साम्यवादी विचारधारा अपने शुरुआती चरण में थी। साम्यवादी विचारधारा भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रवेश कर रही थी, और दोनों विचारधाराओं में एक अंतर था, एक डिफरेंस था। तो ये माना गया कि सोवियत संघ जो है रिस्पांसिबल है, उत्तरदायी है शीत युद्ध के प्रारंभ का, और उसने शेष जगत से अलग हटकर एक नई विचारधारा को उसने अपनाया, और उसके हिसाब से उसने अपनी शासन सत्ता या अपनी व्यवस्था को गठित करना प्रारंभ किया। तो मतभेद वहीं से प्रारंभ होते हैं जहां से 2 विचारधाराओं का सूत्रपात होता है। लेकिन जो वास्तविक रूप से शीत युद्ध का विकास है वो विंस्टन चर्चिल उनके फुलटन भाषण से होता है।
अब ये दोनों चीजें जान लो। आप सभी लोग जानते होंगे कि विंस्टन चर्चिल कौन थे। विंस्टन चर्चिल को अगर हम माने तो ही वॉज द हीरो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के हीरो थे, या शुरुआत जो सेकेंड वर्ल्ड वार की होती है वो कहीं ना कहीं विंस्टन चर्चिल के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है या उनसे संबंधित है। फुल्टन एक जगह है अमेरिका में, और वहां पे उन्होंने भाषण एक दिया, उसको फुल्टन स्पीच के नाम से जाना जाता है। और फुल्टन स्पीच ने शीत युद्ध को कैसे बढ़ावा दिया, ये भाषण उनका 5 मार्च 1946 में हुआ था। मैं इसमें लिख भी देता हूं जिससे डेट आपको क्लियर रहे। और यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थायी बना के रखना है तो साम्यवाद के प्रसार को रोकना होगा। यदि साम्यवाद के प्रसार को नहीं रोका गया तो पूरा का पूरा जो यूरोप है वो साम्यवादी बन जाएगा और लोकतंत्र के विकास के लिए एक गहरा धक्का होगा। तो उन्होंने बताया कि यूरोप में एक तरह का आयरन कर्टेन, जिसको कहते हैं लौह आवरण, कर्टेन आप समझते होंगे, कर्टेन माने पर्दा होता, लोहे का पर्दा। लोहे का पर्दा मतलब जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ कोई चीज पार ना हो सके। तो उन्होंने कहा पूरे यूरोप में एक लौह आवरण सा बन गया है, और इस लौह आवरण को हटाने के लिए जरूरी है कि जो विश्व के लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश हैं या लोकतांत्रिक परंपरा में जिनका विश्वास है वो सारे देश इकट्ठा हों और साम्यवादी व्यवस्था के प्रसार को रोकने की कोशिश करें। तो उनका ये कंसेप्ट था। उन्होंने कहा, उनका स्पीच का एक हिस्सा था, उन्होंने कहा अगर आपको स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, अगर आपको ईसाई सभ्यता की सुरक्षा करनी है तो ब्रिटेन और अमेरिका के संबंध जरूरी हैं। ईसाई धर्म की सुरक्षा, स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि अमेरिका और ब्रिटेन एक दूसरे के साथ जुड़ें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो साम्यवाद का प्रसार होगा, और साम्यवाद के प्रसार से न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरा होगा बल्कि यूरोप में ईसाई सभ्यता भी खतरे में पड़ेगी। 19 फरवरी 1947 को फुल्टन स्पीच के संबंध में डीन एचिसन ने सीनेट में, अमेरिका की सीनेट में उन्होंने कहा था, सोवियत संघ की नीति आक्रामक और विस्तारवादी है। सोवियत संघ जो है एग्रेसिव है और एक्सपेंशनिस्ट है। एक्सपेंशनिस्ट मतलब विस्तारवादी का मतलब होता है कि अपनी सीमाओं का विस्तार करना, दूसरे देशों को अपने अधीन करना, या दूसरे देशों के हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना या अपने हितों के अनुकूल प्रभावित करना। तो ये जो विस्तारवादी प्रकृति है सोवियत संघ की, इस विस्तारवादी प्रकृति को विराम देना है। हमने आपसे चर्चा भी किया था कि दूसरा विश्व युद्ध जो लड़ा गया था उसका उद्देश्य भी था, उसका एक स्लोगन था, सेव द डेमोक्रेसी फॉर द वर्ल्ड। दुनिया को लोकतंत्र के लिए बचाइए, ये जो है एक नारा था। अर्थात दुनिया में चुनी हुई प्रतिनिध्यात्मक सरकारें होना चाहिए, दमनकारी व्यवस्था पर जो आधारित सरकारें हैं उनका समापन होना चाहिए। और अगर आप जो है लोकतांत्रिक परंपरा की या लोकतांत्रिक सरकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो दुनिया में लोकतंत्र एक तरह से समाप्त होगा और साम्यवाद का प्रसार होगा, जो एक जन प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था नहीं होगी। तो ये फुल्टन भाषण का पूरा जो कंसेप्ट था। तो इसने क्या किया, इसने दोनों गुटों के बीच में एक तरह का वैमनस्य, एक तरह का पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट, राजनीतिक अविश्वास का वातावरण इसने कायम किया। और जो साम्यवादी रूस था उसके और पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो समर्थक राष्ट्र थे उनके बीच में एक खाई, एक दूरी सी बढ़ी। तो इससे जो है शीत युद्ध शुरू हुआ। इसके साथ ही ट्रूमैन डॉक्ट्रिन 12 मार्च 1947 में अमेरिका की तरफ से ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की घोषणा की गई। और इस घोषणा में ये भी एक ऐसी घोषणा थी जो एक तरह से कहा जा सकता है कि सोवियत संघ के लिए एक थ्रेट था, एक धमकी था। और इसमें ये कहा गया, संसार में जहां कहीं भी शांति को भंग करने वाला परोक्ष या अपरोक्ष आक्रामक कार्य होगा, जहां अमेरिका को ये समझ में आता है कि सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ नेशंस, राष्ट्रों की जो सुरक्षा है वो संकट में है, तो उसको रोकने का प्रयत्न करेगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी और एक बहुत बड़ा सिद्धांत था। ट्रूमैन का राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, और ट्रूमैन के समय में ये सिद्धांत बना
और उनका ये था कि अगर साम्यवाद को कंटेन करना है, सीमित करना है, कंटेनमेंट ऑफ पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था लोकतांत्रिक व्यवस्था में का समर्थन करने वाले पूंजीवादी देशों का, तो यही था कि साम्यवाद को कंटेन किया जाए। तो साम्यवाद को कंटेन करने के लिए ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन का जो सिद्धांत था, ट्रूमैन राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो अपनी पॉलिसी बनाई, जो अपना सिद्धांत उन्होंने दिया, उसको ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और 12 मार्च 1947 को ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, और ट्रूमैन ने ये कहा कि दुनिया में कहीं भी, जहां कहीं भी ऐसा लगता है कि किसी देश की सुरक्षा खतरे में है या शांति व्यवस्था को भंग करने वाला कोई भी प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी कार्य, कोई भी घटना अगर घटती है, तो अमेरिका उसका विरोध करेगा या अमेरिका के साथ के लोग उसका विरोध करेंगे। तो ये भी एक जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन था, एक तरह का थ्रेट था साम्यवाद को, या सोवियत संघ को थ्रेट था कि सोवियत संघ अगर लोकतांत्रिक देशों की स्वतंत्रता, उनकी एकता, उनकी अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करता है, तो उसका विरोध पश्चिम के राष्ट्र मिलकर करेंगे। तो एक ये धमकी थी। इसके अलावा हम लोगों ने कल उसी दिन चर्चा किया था मार्शल योजना। 8 जून 1947 को मार्शल योजना आती है, और मार्शल योजना का कंसेप्ट क्या था? मार्शल योजना का कंसेप्ट था, मार्शल योजना का जो कंसेप्ट था वो यही कंसेप्ट था कि यूरोप के जो राष्ट्र हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब आर्थिक सहायता प्रदान करने का जो लक्ष्य था वो तो बड़ा पवित्र था। उसमें ये बात थी कि जो यूरोप के राष्ट्र हैं उनकी अर्थव्यवस्था युद्ध के दौरान छिन्न भिन्न हो गई है, उनका जो विकास का क्रम था वो रुक गया है, और ऐसे देश जो इस तरह की अव्यवस्था के शिकार थे या जिनके पुनर्निर्माण या पुनर्संरचना की आवश्यकता थी, उनको आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना। तो एक तरह से ये जो तरीका था आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का, प्रकारांतर से उद्देश्य इसका ये था कि उनका रिकंस्ट्रक्शन हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनका आर्थिक उत्थान हो, लेकिन प्रकारांतर से ये एक ऐसा माध्यम था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना जो यूरोप के जो देश थे उनको साम्यवाद से मुक्त करने का एक जो है उपकरण बन गया। और लक्ष्य ये था कि जितने भी राष्ट्र ऐसे हैं उनको हम जब आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे तो वो राष्ट्र साम्यवाद के संरक्षण में नहीं जाएंगे और वो सभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत रहेंगे। तो मार्शल प्लान जो था ये इट वाज अ प्लान फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस टू द कंट्रीज हु हैव बीन डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वार। जो वार के समय, जो युद्ध के समय डिस्ट्रॉय हो गए थे या जिनकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी, उनको सपोर्ट देने का एक इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन वास्तव में ये इंस्ट्रूमेंट जो था ये साम्यवाद को सीमित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के विश्वास को जागृत करने का उद्देश्य था, अमेरिका की तरफ से लाया गया। रूस ने भी एक कोमिकान कोमिकान की व्यवस्था उन्होंने किया, और ये कोमिकान जो था इसका फुल फॉर्म आप समझ लें, CO माने होता काउंसिल और M माने होता म्यूचुअल, ECON इकोनॉमिक असिस्टेंस, ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, यानी आर्थिक सहयोग के लिए, परस्पर आर्थिक सहयोग के लिए समिति या परिषद, आर्थिक सहयोग परिषद। आप लोग चाहे तो नोट कर लें कोमिकान क्या है। कोमिकान मतलब काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। ये जो है एक काउंसिल, एक परिषद बनाया, सोवियत संघ ने बनाया। ये परिषद जो था ये मार्शल प्लान के रिप्लाई में, मार्शल प्लान के जवाब में ये परिषद उन्होंने बनाया, और उन्होंने भी आर्थिक सहायता का प्रस्ताव उन राष्ट्रों को रखा जो यूरोप के देश थे और वो साम्यवादी व्यवस्था का अनुसरण करना चाहते थे, या ऐसे कुछ नए राष्ट्र जो इस कोमिकान के प्रभाव में आते और वो साम्यवादी व्यवस्था को अपनाते। तो 25 अक्टूबर 1947 को कोमिकान का गठन होता है, और ये एक तरह से इट वाज अ रिएक्शन टू मार्शल प्लान। मार्शल प्लान का एक रिएक्शन था, मार्शल प्लान की प्रतिक्रिया के रूप में आया था कि अगर मार्शल प्लान लोगों को सहायता दे के वहां पे लोकतंत्र की स्थापना कराना चाहता है तो हम उन राष्ट्रों को सहायता देंगे जो साम्यवादी हैं और जो साम्यवाद के प्रसार में रूस के, सोवियत संघ के सहयोगी बनना चाहते हैं। तो उनके लिए कोमिकान गठित किया। ये जो घटनाएं थी, ये सारी की सारी घटनाएं एक दूसरे के विरुद्ध एक घटनाएं थी और तनाव को उत्पन्न करने वाली घटनाएं थी।
एक प्रतिस्पर्धा का माहौल उत्पन्न करने वाली घटनाएं थी। तो इन्होंने शीत युद्ध को बढ़ाया या शीत युद्ध का विस्तार किया। ये इन घटनाओं को हम पूरा पढ़ेंगे। जो एक महत्वपूर्ण बात थी, बर्लिन ब्लॉकेड और जर्मनी का विभाजन, ये भी हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा किया था कि रूस ने जो था, रूस ने पश्चिम जर्मनी और बर्लिन के बीच में एक ब्लॉकेड, एक प्रतिबंध उसने लागू कर दिया, जिसमें संचार के साधन और जो ट्रेनें थी, जो यातायात था, उसको पूरी तरह से उन्होंने बैन कर दिया। और इस बैन का ये प्रभाव था कि एक दूसरे स्थान पर ना तो लोग जा सकते थे और ना ही एक दूसरे स्थान पर किसी प्रकार के सामग्री या रसद की सप्लाई हो सकती थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना थी जिसने जो है शीत युद्ध को जन्म दिया। हालांकि ये 1 मार्च 1948 को उन्होंने ब्लॉकेड शुरू किया और 2 महीने के पश्चात ये ब्लॉकेड खत्म हो गया, प्रतिबंध समाप्त हो गया। और उसके पीछे अमेरिका और पश्चिम के देश, खासतौर पर ब्रिटेन और फ्रांस थे, क्योंकि जो भी घटनाएं घटती थी वो इन्हीं मित्र राष्ट्रों के बीच में घटती थी। मित्र राष्ट्र 4 थे, सोवियत संघ था साथ में, और अमेरिका था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का एक गुट बन गया और जो रूस था वो अलग हो गया, वो साम्यवादी हो गया। तो मूलतः जो संघर्ष था वो साम्यवादी व्यवस्था में था और इनके बीच में था। तो बर्लिन ब्लॉकेड, यानी बर्लिन में ब्लॉकेड का अर्थ होता है नाकाबंदी। नाकाबंदी करने का मतलब होता है कि हम कोई भी सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने देंगे। तो ये सोवियत संघ का जो प्रयास था, 2 महीने में प्रयास समाप्त भी हो गया, लेकिन इसने यूरोप में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी और दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा का माहौल था, दोनों के द्वारा एक दूसरे के विरोध का माहौल था, वो बढ़ा। और इसी तरह से जर्मनी का विभाजन भी हुआ। आपसे हमने चर्चा किया था, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्से पर अमेरिका का प्रभाव सुनिश्चित किया गया था, दूसरे हिस्से पर ब्रिटेन का प्रभाव था और तीसरे हिस्से पर फ्रांस का प्रभाव था, और चौथा भाग था, वो चौथा हिस्सा सोवियत संघ के प्रभाव में था। तो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के जो हिस्से वाले भाग थे वो एकत्रित हो गए और इस तरह से उन्होंने फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, यानी जर्मन गणराज्य, जर्मन का संघीय गणराज्य के रूप में वो अस्तित्व में आया। और दूसरा जो पार्ट जर्मनी था जिसमें सोवियत रूस का जिस पर प्रभाव था, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी 2 टुकड़ों में बट गया, एक टुकड़ा पूर्व जर्मनी हुआ और दूसरा टुकड़ा पश्चिम जर्मनी हुआ। पश्चिम जर्मनी की राजधानी बर्लिन था और पूर्व जर्मनी की राजधानी बोन था। तो इस तरह से जर्मनी था, ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। और ये 2 टुकड़ों में विभाजन भी इन दोनों राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम था और इसी प्रतिस्पर्धा ने तनाव की स्थिति को पैदा किया। इसके अलावा एक जो चर्चा हम लोग पहले, आप लोग प्रायः सुनते रहे हो, नाटो 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये अस्तित्व में आया। ये 10 राष्ट्रों का मिलकर एक संगठन था ये, जिसमें कनाडा और पश्चिम यूरोप के 10 देश थे, बेल्जियम था, डेनमार्क था, फ्रांस था, आयरलैंड था, लग्जमबर्ग था, हॉलैंड था, पुर्तगाल था, ब्रिटेन था और नॉर्वे था। तो इन सभी देशों ने मिलकर ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसका ये एक तरह से सैनिक संगठन था। और इस संगठन का उद्देश्य था कि अगर किसी देश में साम्यवाद स्थापित करने की कोशिश होती है तो ये सभी देश मिलकर उसका विरोध करेंगे। दूसरे शब्दों में ये एक तरह से सोवियत संघ के विरुद्ध सैनिक अलायंस था, यानी सैनिक संधि थी। तो सोवियत संघ के विरुद्ध सैनिक संधि थी और इसका स्पष्ट लक्ष्य था कि अगर साम्यवादी सोवियत रूस किसी भी प्रकार से दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों की संप्रभुता को किसी प्रकार से छेड़ता है या उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो सभी लोग सैनिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये जो घटना थी इसने भी तनाव को जन्म दिया और इसके कारण भी शीत युद्ध शुरू हुआ। एक महत्वपूर्ण घटना हुई चीन में साम्यवाद की स्थापना। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और जो पहले से सरकार थी, चियांग काई शेक की सरकार, राष्ट्रवादी सरकार थी, उस राष्ट्रवादी सरकार को अपदस्थ करके माओ त्से तुंग ने साम्यवादी शासन की स्थापना
चीन में किया। तो ये एक साम्यवाद, जो साम्यवाद का प्रवक्ता, इसको माना गया कि सोवियत संघ का प्रभाव था उसके ऊपर, और इसलिए उसने साम्यवाद की व्यवस्था को अपनाया। और उसके बहुत बड़े जो वकालत करने वाले व्यक्ति थे, माओ त्से तुंग थे, जिनको आज भी हम साम्यवादी परंपरा के उन्नायक या साम्यवादी विचारधारा के समर्थक के रूप में जानते हैं। तो चियांग काई शेक जो हैं वो भाग गए ताइवान। ताइवान में उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी सरकार का गठन किया, और चाइना में क्रांति हुई। क्रांति के पश्चात वहां पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो गई। तो ये एक तरह की चुनौती उन राष्ट्रों के लिए थी, अमेरिका सहित उन यूरोपीय देशों के लिए थी, जो सदैव लोकतंत्र की स्थापना का समर्थन करते थे और जो चाहते थे कि लोकतंत्र का प्रसार हो, साम्यवाद कंटेन्ड हो या साम्यवाद सीमित हो, साम्यवाद का प्रसार न होने पाए। यही एक कारण था कि जब सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का प्रश्न आया, तो ताइवान को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया, न कि चीन को। और बाद में 1971 में ताइवान को हटा के और उसकी जगह पे चीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद सदस्य बना। तो ये जो घटनाएं थी, इन्होंने भी शीत युद्ध को बढ़ाने में काम किया। एक और महत्वपूर्ण घटना थी, वो महत्वपूर्ण घटना कोरियन वार, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में युद्ध हुआ। और ये युद्ध का परिणाम ये था कि एक तरफ साम्यवादी रूस था, साम्यवादी सोवियत संघ था, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका का सपोर्ट था। तो उत्तरी जर्मनी और दक्षिण जर्मनी आज भी लोकतांत्रिक परंपरा वाला देश है, और जो उत्तर कोरिया है वो आज भी ऑटोक्रेटिक देश के रूप में आपके सामने है, आप जानते हैं। तो ये युद्ध 1952 में जो हुआ, ये भी एक कारण था जिसने विश्व में तनाव स्थापित किया। और कारण इसलिए था क्योंकि ये माना गया कि जो जो दक्षिण कोरिया है वो अमेरिका द्वारा संरक्षित है, और जो उत्तर कोरिया है वो सोवियत संघ के द्वारा संरक्षित है। तो ये वार, वास्तव में ये युद्ध जो था, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच न होकर साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी लोकतंत्र का समर्थन करने वाले अमेरिका के बीच में था। तो इसने भी विश्व में एक तनाव की स्थिति स्थापित की, और इस तनाव ने बाद में शीत युद्ध को जन्म दिया, या शीत युद्ध के वातावरण को पूरी दुनिया में फैलाने की में सहयोग। एक और महत्वपूर्ण घटना थी, अमेरिका और जापान के मध्य शांति संधि जो है हुई। एक फ्रेंडली अलायंस अमेरिका और जापान के मध्य उस समय हुई, और उसका भी ये निहितार्थ निकाला गया कि ये जो अलायंस है ये साम्यवादी सोवियत संघ के हितों के विपरीत है, और सोवियत संघ के द्वारा इसका विरोध किया गया। और ये विरोध का प्रतिफल भी था जिसने तनाव को और बढ़ाया, और शीत युद्ध का जो वातावरण था उसने एक गति पकड़ी, या शीत युद्ध का वातावरण आगे बढ़ा। तो ये कुछ कारण थे जो फर्स्ट फेज में 1952 तक, पहला जो हमने फेज पढ़ा 1917 से लेके 1952 तक, ये कुछ घटनाएं थी। इन घटनाओं ने शीत युद्ध को विकसित करने में या शीत युद्ध के विकास में सहयोग प्रदान किया। दूसरा फेज हम चलते हैं, दूसरा फेज 1953 से लेकर 1958 तक चलता है, और इसमें जो प्रमुख घटनाएं थी उन घटनाओं के बारे में, वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने इस फेज को प्रमोट किया, प्रोत्साहित किया, उसको हम लोग समझना चाहेंगे। पहली जो घटना थी 1953 में सोवियत संघ के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। और ये आपको ये पता है कि विश्व युद्ध के दौरान ही, जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी दौरान अमेरिका ने जो परमाणु बम का विस्फोट किया, उस परमाणु बम के उत्तर के रूप में ये था। इट वॉज एन आंसर, या एक तरह से कह सकते हैं कि रिएक्शन के रूप में था। और ये कहा गया कि अगर अमेरिका परमाणु संपन्न राष्ट्र है तो सोवियत संघ परमाणु संपन्न राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है। तो सोवियत संघ ने भी प्रयत्न किया, और प्रयत्न करने के पश्चात उसने भी परमाणु अस्त्र बनाया, और 1953 में परमाणु परीक्षण उसने किया। इस परमाणु परीक्षण का एक व्यापक प्रभाव था पूरे विश्व जगत में, बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। और वो प्रभाव ये था कि इसने दुनिया में शस्त्र प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। और फिर सोवियत संघ ने बहुत सारे मिसाइल्स बनाए। इसी दौरान उसने स्पुतनिक जो है छोड़ा अंतरिक्ष में, और यद्यपि इसको अमेरिका ने नकारा, उन्होंने कहा कि इसका कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव नहीं है, या कोई महत्वपूर्ण रूस का कोई महत्वपूर्ण
अचीवमेंट नहीं है, रूस की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है, यह कह के अमेरिका ने रूस की इस उपलब्धि को खारिज करने की कोशिश की। लेकिन इसने एक तरह से शस्त्र प्रतिस्पर्धा को शुरू किया, जिसने जो लंबे समय तक विश्व की राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में छाया रहा। और बाद में जितने भी राष्ट्र थे, उन्होंने जब इस शीत युद्ध, जब इसकी विभीषिका को उन्होंने देखा, इसकी भयानकता को देखा कि ये जो शस्त्र प्रतिस्पर्धा का परिणाम है, ये काफी नुकसान दुनिया कर सकता है, तो ये लोग फिर संयुक्त होकर डिसआर्मामेंट की वकालत करने लगे। और 3 बातें मुख्य रूप से उभर के आई, डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट और दितांत। ये 3 बातें जो है उभर के आई कि विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, डिसआर्मामेंट पे ध्यान दिया जाना चाहिए और तनाव शिथिल पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये बाद की प्रक्रिया है। तो ये एटॉमिक टेस्ट जो था, ये रूस के लिए उपलब्धि जरूर था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए ये बहुत बड़ी घटना थी, जिसने शीत युद्ध को प्रोत्साहित तो किया ही, विश्व में एक नई प्रक्रिया, एक नई परंपरा चालू हो गई। और वो परंपरा थी शस्त्र प्रतिस्पर्धा की, कि आप अगर एक शस्त्र बनाएंगे तो हम भी शस्त्र बनाएंगे। तो अमेरिका में भी परमाणु परीक्षण शुरू हुए, अमेरिका ने भी मिसाइल्स बनाना शुरू किया। इसके साथ ही साथ जो विश्व युद्ध में सम्मिलित दूसरे मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस था, ब्रिटेन था, 1963 तक आते आते फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने भी परमाणु बम बना लिया। और 1963 में ही चाइना ने भी परमाणु बम बना लिया। तो इसने जो है एक तरह की परमाणु प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर दिया। और केवल परमाणु नहीं, दूसरे जो अस्त्र थे, विनाशक अस्त्र थे, वो विनाशक अस्त्र भी दोनों राष्ट्र तैयार करने लगे। और पूरी दुनिया में एक आतंक का माहौल फैल गया कि इसकी परिणति किस प्रकार की हो सकती है। तो ये घटनाएं थी सेकेंड फेज की, जिन घटनाओं ने कोल्ड वार को, शीत युद्ध को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। एक और महत्वपूर्ण घटना थी हिंद चीन का संघर्ष। तो आप लोग ये समझ लें, हिंद चीन का मतलब भारत और चीन नहीं है। हिंद, इंडो चाइना, हिंद चीन के अंतर्गत वियतनाम, कंप्यूचिया और लाओस, ये 3 छोटे छोटे देश आते हैं। और इन देशों में फ्रांसीसी उपनिवेश, ये सभी फ्रांस के उपनिवेश थे, इनके ऊपर फ्रांस का शासन था। लेकिन फ्रांस ने ये घोषणा किया कि वो उपनिवेशवादी शासन को समाप्त करेगा, और उपनिवेशवादी शासन को समाप्त करके वियतनाम, कंप्यूचिया और लाओस को स्वतंत्र कर देगा। तो फ्रांस की इस घोषणा के पश्चात दोनों जो महाशक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों सक्रिय हो गई महाशक्तियां। दोनों शक्तियां ये चाहने लगी कि, क्योंकि उस समय एक बड़ी विचित्र प्रतिस्पर्धा थी कि जैसे ही कोई देश आजाद होता था, तैसे ही ये महाशक्तियां ये देखना शुरू कर देती थी कि ये जो देश है, ये हमारे प्रभाव क्षेत्र में आए। तो एक महाशक्ति चाहती थी कि यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों का गठन हो, और दूसरी महाशक्ति चाहती थी कि इसमें साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया जाए। तो दोनों महाशक्तियां सक्रिय हो गईं, और उन्होंने जो है ये कोशिश किया कि जो इन हिंद चीन के जो देश थे, वियतनाम, कंप्यूचिया और लाओस में, यहाँ पर उनके समर्थन की या उनकी रुचि की सरकारें स्थापित हों। तो बाद में समझौते होने के पश्चात फिर कहा गया कि इनको आप स्वतंत्र कर दें और अपने हिसाब से सरकारों का गठन करें। तो इसने भी फ्रांसीसी साम्राज्यवाद की समाप्ति के पश्चात जो घटनाएं वियतनाम, कंप्यूचिया और लाओस में घटी, उन घटनाओं ने भी शीत युद्ध को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जब भारत आजाद हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों आशा भरी दृष्टि से भारत की तरफ देख रहे थे। अमेरिका ये सोच रहा था कि भारत एक ऐसा अड्डा बनेगा हमारे लिए, एक ऐसा स्थान बनेगा हमारे लिए, जहां पर खड़े होकर हम दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया पर एक निगाह रख सकेंगे और एक निगरानी कर सकेंगे। और सोवियत संघ चाहता था कि भारत उनके समर्थन में जाए, तो जिससे कि वो जो है साम्यवाद के प्रसार को आगे बढ़ा सके। लेकिन भारत ने क्या किया, उसने एक नई नीति उन्होंने शुरू किया। पहले तो दोनों गुटों से अलग हटने की नीति उन्होंने शुरू किया, और बाद में उन्होंने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यद्यपि उसको तीसरे गुट का आंदोलन नहीं कहा जाना चाहिए और ना ही कहा जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात बता दी, भारत ने ये बात बता दिया कि ना तो हम सोवियत संघ के प्रभाव में हैं और ना ही हम अमेरिका के प्रभाव में हैं। हमारी एक स्वतंत्र और स्वायत्त सत्ता होगी, हमारी एक स्वतंत्र और स्वायत्त सरकार होगी। तो ये जो कुछ घटनाएं थी, इन्होंने विश्व में शीत युद्ध को किया। एक दो और महत्वपूर्ण घटनाएं थी 1954 और 1955 में घटी। एक तो
सीटो ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन था। और दूसरा था सेंटो, सेंट्रल ईस्ट नेशंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो माने होता मध्य पूर्व राष्ट्र संधि संगठन। आप लोग नोट करना चाहें तो इसका फुल फॉर्म नोट कर लें, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो, और मध्य पूर्व राष्ट्र संधि संगठन जिसको सेंटो कहा गया। मध्य पूर्व के देश किसको कहा जाता है ये आप समझ लें। मध्य पूर्व के जो देश हैं उसमें अरब राष्ट्र आ जाते हैं, उसमें इजराइल आ जाता है, उसमें लेबनान आ जाता है, उसमें इजिप्ट को भी उसको रखा जा सकता है, और इसके अलावा ईरान और इराक, ये जो राष्ट्र हैं ये मध्य पूर्व के राष्ट्र हैं। विशेष रूप से जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उन राष्ट्रों को हम मध्य पूर्व के राष्ट्र के रूप में जानते हैं। तो मध्य पूर्व का राष्ट्र के जो देश थे ये भी तनाव के प्रमुख कारण बने, क्योंकि इन देशों में भी प्रतिस्पर्धा, ये जो दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई, वो इन देशों में भी उसका प्रभाव देखने को पड़ता है। और बाद में आप जानते हैं 1956 में अरब इजराइल संघर्ष हुआ। इजराइल अमेरिका के द्वारा समर्थित था, और जो अरब देश थे जिनको आप यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, ये 14 देश थे, और इन 14 देश को सोवियत रूस का समर्थन था। तो और इजराइल अमेरिका के द्वारा समर्थित राष्ट्र था। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। तो अरब और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ 1956 में, उसके बाद कई लगभग 4 युद्ध हुए इजराइल और अरब राष्ट्र। हाँ, हेलो। तो ये जो अरब इजराइल के बीच युद्ध था, इस युद्ध को भी इस तरह से परिभाषित किया गया कि ये युद्ध वास्तव में अरब और इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच युद्ध न होकर ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध है। क्योंकि एक जो हिस्सा था उसको सोवियत संघ समर्थित करता था, और दूसरा हिस्सा था वो अमेरिका के द्वारा समर्थित था। तो सीटो और सेंटो जो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन था, और मध्य पूर्व जो राष्ट्र संधि संगठन था, ये दोनों के दोनों जो संगठन थे ये सैनिक संगठन थे, और इन संगठनों ने शीत युद्ध को आगे बढ़ाया या शीत युद्ध को गति प्रदान की। वार्सा पैक्ट 14 मई 1955 में हस्ताक्षरित हुआ, और ये वार्सा पैक्ट जो था इट वाज अ रिएक्शन टू नाटो। ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के रिएक्शन के रूप में आया, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आया। हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि जो नाटो था उसका उद्देश्य था, जो 10 राष्ट्र उसके थे कनाडा को साथ में लेके, उनका उद्देश्य था कि साम्यवाद के किसी भी प्रकार के आक्रमण को उन्हें रोकना है। तो उनके प्रतिकार के रूप में सोवियत संघ के द्वारा भी वार्सा में एक संधि की गई 14 मई 1955 को, और उस संधि में इस साम्यवादी प्रभाव के जो देश थे, खासतौर पर हंगरी, पोलैंड और इस तरह के जो और देश थे जहां पे साम्यवादी शासन स्थापित था, उन देशों को भी उन्होंने संगठित करना शुरू किया। और वो एक तरह का आप कह सकते हैं प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर था नाटो के लिए कि अगर आप साम्यवाद के विरुद्ध संगठित हो सकते हैं तो हम पूंजीवाद के विरुद्ध संगठित हो सकते हैं। तो ये वार्सा के आने के बाद भी, इसके बाद भी दोनों देशों में, दोनों गुटों में, दोनों समूहों में एक तनाव की स्थिति बनी। सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी जो था ये साम्यवादी प्रभाव वाला देश था, और सोवियत संघ का इसमें इंटरवेंशन था, सोवियत संघ का हस्तक्षेप था। सोवियत संघ ने वहां के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए जो है शक्ति का प्रयोग किया, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि दमनकारी रवैया सोवियत संघ ने हंगरी में अपनाया, जिसका विरोध पश्चिम के देशों द्वारा और अमेरिका द्वारा किया गया। एक और महत्वपूर्ण जो घटना घटी, आइजनहावर डॉक्ट्रिन। आइजनहावर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और आइजनहावर के समय में कांग्रेस आप लोग समझते होंगे, अमेरिका की जो विधायिका है या जो अमेरिका की विधान पालिका आप कह सकते हैं उसको, लेजिस्लेचर, उसको कांग्रेस कहा जाता है, जिसके 2 सदन हैं। जैसे भारत की पार्लियामेंट है तो इसके 2 सदन है, इसी तरह से अमेरिका की जो कांग्रेस है, जो वहाँ की विधायिका है, अमेरिका के कांग्रेस में एक प्रस्ताव लाया गया, और वो प्रस्ताव ये था, कांग्रेस में जो प्रस्ताव आया, पश्चिम एशिया के किसी भी देश में अगर साम्यवादी आक्रमण होता है या साम्यवाद का कोई प्रभाव वहां पे आता है या बलपूर्वक
किसी भी देश में साम्यवाद को थोपने की कोशिश की जाती है तो उसका प्रतिरोध करने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र होंगे और वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत था जिसको आइजनहावर सिद्धांत के नाम से जानते हैं, आइजनहावर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। और इसका सीधा सा उद्देश्य था कि एशिया में, दक्षिण पश्चिम एशिया में एशिया के जो भी देश थे उन देशों में साम्यवाद का प्रभाव नहीं होना चाहिए, और अगर साम्यवाद का प्रभाव किसी प्रकार से होता है तो अमेरिका उसका विरोध करेगा। आप सभी लोगों ने हो सकता है सुना हो, अफगानिस्तान लंबे समय तक दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना रहा और महाशक्तियां किसी न किसी रूप में अफगानिस्तान को प्रभावित करती रही। तो ये जो आइजनहावर डॉक्ट्रिन था जो जून 1957 में आया, इसका सीधा सा उद्देश्य था कि वो साम्यवाद के प्रसार को रोकेंगे और इसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, अर्थात अगर उसे सैन्य सहायता या सैनिक व्यवस्था लागू करना हो तो साम्यवाद का विरोध करने के लिए वो सैनिक शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है, सैन्य व्यवस्था भी लागू कर सकता है, या कोई अगर और उसको तकनीक अपनानी हो जिससे कि साम्यवाद को कंटेन किया जा सके या साम्यवाद एशिया में फैलने से रोका जा सके तो वो कर सके। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसके कारण दोनों देशों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ और उस तनाव का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के रूप में आया। एक जो है और इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग आपसे चर्चा करना चाह रहे थे, वेस्ट एशिया क्राइसिस, पश्चिम एशिया का जो संकट था, जो अभी अरब इजरायल युद्ध की बात हम लोग कर रहे थे 1956 में, ये पश्चिम एशिया का जो संकट था, इसमें ये वास्तव में आइजनहावर सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया था और इसके कारण पश्चिम एशिया में ये भी एक कारण था, पश्चिम एशिया में अरब और इजरायल के राष्ट्रों के बीच में, इजरायल और अरब के राष्ट्रों के बीच में युद्ध का। तो ये भी एक प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, पूंजीवाद के और साम्यवाद के बीच जो प्रतिस्पर्धा, सैनिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। ये वास्तव में इनको आइजनहावर के सिद्धांत को नकारने वाला एक कदम था। एक बड़ा महत्वपूर्ण जो बात हम लोग करना चाहते थे, सुएज कैनाल क्राइसिस, सुएज नहर का संकट, ये समझना बहुत जरूरी है। सुएज नहर, जिन लोगों ने भूगोल विषय लिया होगा उनको पता होगा कि सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है और ये जो है पश्चिम से दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार का बहुत बड़ा साधन है और बहुत सारी जहाजें यहाँ से निकल के आती हैं। सुएज नहर के निर्माण के पश्चात एक लंबा दूरी पश्चिम के जहाजों को, ब्रिटेन के या अमेरिका के जो जहाज आते थे व्यापारिक जहाज, उनको बहुत लंबी दूरी तय करके पूरे दक्षिण का महाद्वीप का चक्कर लगा के और फिर दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश करना पड़ता था। उस मार्ग को कम करने के लिए या उस रास्ते को छोटा करने के लिए सुएज नहर बनाया गया और सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता था। तो भूमध्य सागर से जो जहाजें थी वो लाल सागर को पार करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में आसानी से प्रवेश कर सकती थी। और ये जो सुएज नहर था ये वास्तव में मिस्र, इजिप्ट जिसको आप कहते हैं, मिस्र की टेरिटरी में आता था, इजिप्ट की टेरिटरी में आता था। और 1956 में इजिप्ट ने एक निर्णय लिया और उसने कहा कि हम इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे क्योंकि वो प्रभाव क्षेत्र में है और हम इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। और राष्ट्रीयकरण करने का मतलब यह हुआ कि उधर से जो निकलने वाले जहाज थे वो उनको कर टैक्स देंगे या उनके अधीन वहां से जो है यात्रा करेंगे। तो इसने एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी और ब्रिटेन और फ्रांस ने इसका व्यापक विरोध किया और मिस्र पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ये जो है घटना भी एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में शीत युद्ध को बढ़ावा देने का काम किया। इसके अलावा कुछ और भी छुटपुट घटनाएं घटी, जैसे अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का प्रयोग किया, उसने हाइड्रोजन बम बनाया और फारस की खाड़ी में तेल का विवाद उठा, लेबनान में अमेरिका ने अपनी फौज जो है उतार दी। तो ये और कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसने शीत युद्ध को विकसित करने में सहायता प्रदान की। अब इसके बाद हम लोग प्रवेश करते हैं तीसरे चरण में। शीत युद्ध के विकास का जो तीसरा चरण था ये एक महत्वपूर्ण चरण था और इस चरण को हमने जो अभी हम लोग चर्चा आपस में कर रहे थे तो हमने इस चरण को बताया कि ये एक तरह से शीत युद्ध के शिथिलीकरण का चरण है। यहाँ पे इस चरण से शीत युद्ध शिथिल होता है। तो इसके पूर्व जो बात हमने किया उसको एक बार थोड़ा सा दिमाग में आपके ला देते हैं कि इसके पहले जो चरण थे
उसमें शीत युद्ध का विकास होता है और शीत युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है और वहां पे दोनों राष्ट्रों के दोनों गुटों के बीच में एक तनाव की स्थिति बनती है। लेकिन जो तीसरा चरण था, इसमें दोनों राष्ट्रों के बीच में जो तनाव था वो कम होने लगा, या आप कह सकते हैं दोनों राष्ट्रों के बीच जो लंबे समय से जमी हुई बर्फ थी वो पिघलना शुरू कर देती है और दोनों राष्ट्र एक दूसरे के निकट आते हैं। अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन होता है और इधर सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है और स्टालिन की मृत्यु के पश्चात थोड़े समय के लिए बुल्गानिन वहां के राष्ट्रपति होते हैं और बुल्गानिन के बाद जो है, बुल्गानिन के कार्यकाल के पश्चात ख्रुश्चेव, निकिता ख्रुश्चेव सोवियत संघ के जो थे वो जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं और सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ का जो दृष्टिकोण है वो जो पूंजीवादी देश है अमेरिका के प्रति थोड़ा सा उदार होता है और दोनों देश एक दूसरे के निकट आने की कोशिश करते हैं। कुछ घटनाएं निकटता की घटनाएं हैं, फिर बाद में ये घटना मतलब ये दोनों देशों के बीच बर्फ पिघल ही रही थी कि कुछ और भी घटनाएं घट जाती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया U-2 विमान हादसा, एक विमान हादसा है। ये विमान हादसा जो था इसने तनाव को फिर बढ़ा दिया और उसके बाद क्यूबा में जो मिसाइल संकट था, क्यूबा जो है एक छोटा सा देश है कैरिबियाई द्वीप समूह में और अमेरिका के निकट ये देश है और ये साम्यवादी प्रभाव वाला देश है। यहाँ पर 1956 में ही फिदेल कास्ट्रो ने यहाँ साम्यवादी सरकार की उन्होंने स्थापना करी थी और फिर उसको एक साम्यवाद के अड्डे के रूप में देखा जाने लगा और सोवियत संघ वहां पर अपना प्रभाव स्थापित करने लगा। तो इसने बाद में तनाव की स्थिति जो है पैदा की। तो हम चाहते हैं कि कैंप डेविड मीट को और ये जो तीसरा और चौथा पोर्शन है इसको हम लोग कल डिस्कस करें, इसलिए क्योंकि समय भी हो रहा है और आपको दूसरा क्लास भी पढ़ना होगा और फिर बहुत ज्यादा आपके लिए हो जाएगा। इतना जो आपने पढ़ा फर्स्ट और सेकेंड फेज, इसमें अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो तो वो प्रश्न करें, बताइए। इसको मैं इंटेंशनली आगे नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इसको आप यहाँ पे अभी रोका जाए और उसके बाद फिर इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।